गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सेल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं साथ में। तो आप एक काम कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जहां भी आपको ऐसा लगेगा तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन साथ में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। क्यों ऐसा है? अब एक बात आप समझिए, जो सेल होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं सब सेल से हो रहे होते हैं। बेसिक लेवल पे सेल ही होता है। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक ही सेल है, तो जितना भी फंक्शन है वो एक ही सेल में परफॉर्म करेगा। और अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हो या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हो या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, वो अपना हर फंक्शन सेल के लेवल पे ही परफॉर्म करेगा। बेसिक लेवल जो होगा वो सेल ही होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल की शुरुआत में ही ये बात बताई जाती है कि इस अर्थ पे हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा है उनके साथ एक चीज जरूर जुड़ी हुई है, वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इस अर्थ पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपना सारा फंक्शन जो है वो खुद से परफॉर्म बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे इनकेपेबल वाली बात है ना, ये बात गलत हो गई। दूसरा ऑप्शन कहता है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से छोटा कुछ भी इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करता है। ये बात हम जानते हैं। यहाँ कह रहा है डज इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या ये बात सही हो सकती है? नहीं, ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। एसेंशियल लाइफ फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। सो द आंसर विच इज करेक्ट इज सेकंड। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कितने फीचर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ एसोसिएटेड हैं? चलिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा खुद से और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर जो है सही है या गलत है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गैस वैक्यूल, आपको पता है कि जितने भी ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सिलिंड्रिकल वेसिकल्स मिलकर के गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इस तरह के छोटे 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 सिलिंड्रिकल वेसिकल्स मिलकर के गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो इन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं और इनके सेल को पोजीशन करने में भी हेल्प करते हैं टू गेट द प्रॉपर सनलाइट। सो गैस वैक्यूल इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। सिंगल इन्वेलप सिस्टम, क्या मतलब होता है इसका? इसको समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल इन्वेलप सिस्टम? देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर बाहर हम मान के चलते हैं आउटर बाउंड्री जो है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, यानी इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है ऑर्गेनिज्म का, तो वो सिंगल इन्वेलप सिस्टम हुआ। और किसी ऑर्गेनिज्म की आउटर बाउंड्री मान के चलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन अंदर में ढेर सारे ऑर्गेनल्स उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डबल इन्वेलप सिस्टम। ये पार्ट जो हुआ ये हुआ डबल इन्वेलप सिस्टम, और ये पार्ट जो हुआ वो हुआ सिंगल इन्वेलप सिस्टम। सो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, उन सब के अंदर आपको सिंगल इन्वेलप सिस्टम ही देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं साइटोस्केलेटन। किसी भी तरह का साइटोस्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन सेलोजिक पाल, बहुत सही बात है कि इनके अंदर जो है वो नॉन सेलोजिक वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके पास माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जैसी कोई चीज़ इनके पास नहीं होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जैसी भी कोई चीज़ इनके पास में नहीं होती है। एंड लैक एनी सेल ऑर्गेनल। हाँ, इनके पास ये सेल ऑर्गेनल्स, तो इनके पास ऐसा होता है कि सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता लैक ऑल सेल ऑर्गेनल्स, है ना,
सारे सेल ऑर्गेनल्स को लैक करते हैं, तो ये बात गलत हो सकती थी। लेकिन लैक एनी सेल ऑर्गेनल्स, लैक एनी, तो सेल ऑर्गेनल्स कई सारे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उसमें से सेल ऑर्गेनल्स को लैक तो ये करते ही है ना, तो इसका आंसर जो जाएगा वो 4 जाएगा, है ना। 4 बातें जो हैं इनके साथ में जुड़ी हुई है, गैस वैक्यूल, सिंगल इन्वेलर सिस्टम, नॉन सेलोजिक वॉल और लैक एनी सेल ऑर्गेनल। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया आपके सामने में यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल जैसे मैं प्लांट का बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाहर सेल वॉल होगा जिसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए बना नहीं रहा हूँ, और इसके अंदर आपके पास में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर, या एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन जो होता है, इनमें बहुत ऐसे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। तो साइटोस्केलेटन के अंदर एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट का एक टाइप होता है एक्टिन फिलामेंट। अब एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट से कुछ मोटर प्रोटीन एसोसिएट होते हैं और वो ऑर्गेनल्स से अटैच होते हैं। जैसे ये आपके सामने में एक्टिन फिलामेंट है मान लीजिए, ठीक है, और इससे कुछ मोटर प्रोटीन जो है वो एसोसिएट होते हैं, और ये मोटर प्रोटीन, मैं सेल के अंदर का पार्ट बना रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनल्स से बाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट से ही बाइंड कर लिया, किसी से बाइंड कर लिया, और ये क्या करते हैं, ये मूव करवाते हैं इन ऑर्गेनल्स को। तो जितने भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो बराबर बराबर मूव करते रहते हैं उसके साइटोसोलिक फ्लूइड के अंदर। ये चीज़ आपको बहुत एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसमें देखने के लिए मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट। अमीबा के अंदर जब स्यूडोपोडिया बन जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ही सारे ऑर्गेनल्स को सही जगह पे पोजीशन करता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज़ अ वेरी, आप कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इसमें कुछ मोटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमें देखने के लिए जनरली नहीं मिलती है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए मिलती है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग स्लैक एनी सेल ऑर्गेनल को मान लेते हैं कि ये पार्ट एसोसिएटेड नहीं है। देखिए, यहाँ लैक एनी सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल्स कई सारे होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल तो सेल ऑर्गेनल को लैक करता ही है ना, इसके पास सारे सेल ऑर्गेनल्स थोड़े ना होते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर 4 जाएगा, है ना, यानी सेकंड ऑप्शन 4। 4 बातें हैं जो इस प्रोकैरियोटिक सेल के साथ में एसोसिएटेड है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। कहता है द फंक्शन ऑफ पोलीजोम इन बैक्टीरियल सेल, पोलीजोम का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। देखिए, अब सवाल यह है कि पॉलीजोम है क्या बेसिकली। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, समझिए बात को ध्यान से, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इस प्रोटीन सिंथेसिस को करने के लिए जो डीएनए के से एमआरएनए बनता है बाय बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए के ऊपर एक बार में कई सारे राइबोसोमल सबयूनिट्स जो होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये एमआरएनए, ये रेड कलर से मैंने एमआरएनए बनाया, और ये है राइबोसोमल सबयूनिट्स। 2 सबयूनिट होते हैं, स्मॉल और लार्ज। इनका एसोसिएशन जब होता है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोलीसोम, और इनका काम क्या होता है, एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट करना। देखिए, जेनेटिक मशीनरी जो चलती है हमारे सेल के अंदर, उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो पोलीसोम का काम क्या है, इट ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सेल। आप एक करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिसकी नेमिंग दी गई है ना। तो जैसे देखिए, ये बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सी है ये सेंट्रियोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके एनसीईआरटी का एनिमल सेल का डायग्राम, हूबहू डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो डी है यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द माइटोकॉन्ड्रिया, इट रिप्रेजेंट्स द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एफ है ये यहाँ पे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
A represents smooth endoplasmic reticulum एंड ई न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे जो आई हैव टू, ये फिगर जो है काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है, आई थिंक इट इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो समझ में आ जाएगा हमें कि क्या बात कह रहा है। अब कहता है कि ए इज कंसर्न्ड विथ लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। तो देखिए जरा सा ए पार्ट, बिल्कुल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है लिपिड के सिंथेसिस करना और स्टेरॉयडल हार्मोन्स जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है। जितने भी बॉडी में हमारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन, ये सारे लिपिड से ही रिलेटेड हार्मोन हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनकी सिंथेसिस करता है। तो ए जो बात है वो सही हो गई हमारी, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में हमारा ए नहीं है उसको गलत कर देंगे। उसके बाद बी कहता है आउटर नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन। देखिए ये पार्ट जो है ना, ये बात जो है ना, ये सेल वॉल के लिए कही गई है और ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है ना, ये एनिमल सेल का है, ये डायग्राम एनिमल सेल का है और ये पूरी बात जो है ये सेल वॉल के लिए कही गई है। तो बी जो बात है वो गलत हो जाएगी। सेल वॉल हमें प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट सी है बोथ लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कार्टविल। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है ना वो दो, एक सेंट्रोजोम जो होता है वो 2 यूनिट कंटेन करता है, उसको सेंट्रियोल कहते हैं। और इसके आसपास ना पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये जो सेंट्रियोल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री पे अरेंज होता है दोनों सेंट्रियोल, है ना। और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आई थिंक जो सी बात है वो बिल्कुल सही बात है, ए सही है, सी सही है। डी कहता है रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। आप जरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कब से लाइट एनर्जी को ट्रैप करने लगा भाई, है ना। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये बात जो है ये गलत हो गई। ई है प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन, है ना। तो ये ई जो है अब यहाँ पे प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। सो ई इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ई इज बेसिकली द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for the synthesis of proteins and the smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of lipids। तो ये बात भी जो है ई जो बात है वो सही है। और F है spherical structure rich in hydrolytic enzyme। So F is no, F is nucleus, it is not lysosome। So lysosome is rich in hydrolytic enzymes। तो कितनी बातें सही हो गई यहाँ पे, A, C और E। So the option which is correct is E option is correct। Next question, identify the structures marked as A, B, C, D with respect to fluid mosaic model of plasma membrane। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने बोला था कि इस मॉडल के अंदर इन्होंने बताया था कि लिपिड का एक समुद्र है जिसमें कि प्रोटीन आइसबर्ग की तरह आपको दिखाई देंगे। जैसे आइसबर्ग समुद्र में होते हैं वैसे प्रोटीन आइसबर्ग की तरह आपको दिखाई देंगे, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कहना था। ठीक है, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे चाशनी है उसमें जो रसगुल्ले होते हैं तो उसका आधा पार्ट अंदर होता है, आधा पार्ट बाहर निकला हुआ होता है। तो ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में ये जो डायग्राम है इसमें डिमार्किंग हमें करना है कि ये डायग्राम में ये जो ए बी सी और डी है ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट को। आप गौर से देखिए यहाँ पे जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये सेक्शन है एक लिपिड का। ये जो मैं रेड रेड बना रहा हूँ इस डायग्राम के ऊपर सुपर इम्पोज करके, ये है पोलर हेड लिपिड का और इससे जुड़ा हुआ है एक शुगर का पार्ट, है ना। तो इसलिए जिस भी लिपिड से शुगर एसोसिएटेड होता है उस लिपिड को हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड, है ना। तो ए जो है वो प्रोटीन नहीं है, है ना, ए क्या है, शुगर का पार्ट है। ठीक है, चलिए बी की बात करते हैं। जो बी है वो क्या है, तो देखिए बी का जो रीजन आपको दिख रहा है, जो बी का रीजन आपको दिख रहा है ये बी,
ठीक है, ये बी का रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये बी भी जो है ये एसोसिएटेड है, आप देख रहे हैं, और इससे भी एक शुगर, यहाँ पे देखिए ये शुगर का चेन, यहाँ पे ये शुगर का चेन है। ठीक है, तो बी जो है, बी पार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन, द बी पार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन, ए रिप्रेजेंट्स शुगर, बी रिप्रेजेंट्स प्रोटीन। नाउ सी, ए रिप्रेजेंट्स शुगर, बी रिप्रेजेंट प्रोटीन, सी इज एन इंटीग्रल प्रोटीन। सी जो है वो एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का बच्चों मतलब क्या होता है? वैसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पूरा स्पैन किए रहे, यानी कि मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक, या मेम्ब्रेन में पार्शियली बरीड रहे, या मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन करे, उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो सी इज इंटीग्रल प्रोटीन। एंड डी, डी रिप्रेजेंट्स द पेरिफेरल प्रोटीन, डी रिप्रेजेंट्स, सॉरी नो, डी रिप्रेजेंट्स द lipid bilayer, D represents the lipid bilayer. So the answer of this question is 4, फोर्थ आंसर। चलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ बाकी क्वेश्चंस।